हेलो फ्रेंड्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया टेक्निकल जीनियस में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम मेटल चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। उसको ओपन करके आप मेटल चैप्टर का पार्ट 1 आप पढ़ सकते हैं। अगर पार्ट 1 पढ़ लेंगे तो ये पार्ट 2 हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्ट 1 में हम धातु अधातु इन दोनों की जो डिफरेंस होता है वो पढ़ लिए थे। धातु में ऐसा क्या रहता है जो अधातु को अलग करता है, और धातु अधातु में क्या सिमिलैरिटी रहता है, और धातु में क्या अपवाद रहते हैं, अधातु में कौन से ऐसे अपवाद रहते हैं जो कि धातु और अधातु दोनों का गुण को मिला के हम मेटालॉइड प्राप्त होते हैं। ये सभी चीजों को हम ऑलरेडी मेटल पार्ट 1 चैप्टर में हम पढ़ लिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में आपको लिंक के माध्यम से मैं दे दिया हूं, आप देख लीजिएगा। तो आज चालू करते हैं हम धातु के जहां से छोड़े थे पार्ट 1 में, वहीं से हम चालू करते हैं। हम फिजिकल प्रॉपर्टी तक पढ़े थे, आज मैकेनिकल प्रॉपर्टी से हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं पहले ही ऑलरेडी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दिया हूं, जो कि टाइम सेविंग के लिए मैं लिख दिया हूं। उस चीज को सब एक एक करके मैं चर्चा कर दूंगा। तो यहां पे मैं पहले आप सभी को बता देता हूं कि क्या होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखिए दोस्तों, धातु के विभिन्न प्रकार के बलों के प्रयोग से धातु के प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या यांत्रिक गुण बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक एल्युमिनियम की रॉड है, उस एल्युमिनियम की रॉड के ऊपर अगर मैं एक बार हैमरिंग कर दिया तो एल्युमिनियम क्या होगा, वो दब जाएगा या पचक जाएगा। ये जो दब गया, इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट था इसीलिए वो दब गया। ये जो दबने की गुण, ये एक धातु की यांत्रिक गुण कहलाता है। ये वो सॉफ्ट था इसीलिए दब गया। तो इसी चीज को हमें प्रत्येक धातु में कुछ कुछ खासियत रहता है। कोई धातु हार्ड होता है, कोई धातु के हार्ड होने की वजह से उसमें भंगुरता मिलता है, ये भंगुरता उसका एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है। कोई धातु सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने की वजह से उसमें चिमड़ता रहता है, जिसकी वजह से उसको अगर हम बेंड करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। ये तो चिमड़ता है जिसको हम टफनेस बोलते हैं, ये उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। कोई धातु में ऐसा गुण रहता है जिसके वजह से हम धातु को पीट पीट के चादर का रूप दे देते हैं, जिसको हम आघात वर्धनीयता का गुण बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मैलेबिलिटी का गुण बोलते हैं। ये मैलेबिलिटी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। कोई धातु को हम पिघलाते हैं तो वो पानी का रूप लेने से पहले तार उसको खींच देंगे तो तार प्राप्त हो जाता है, जस्ट लाइक डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में उसको तन्यता बोलते हैं। तो ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। किसी चीज को अगर हम खींच देंगे तो खींच जाएगा, छोड़ देंगे तो फिर पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है। इस चीज को प्रयोग करके हम स्प्रिंग बना लेते हैं, और ये जो स्प्रिंग बनाने जिस प्रॉपर्टी को पहचान के हम स्प्रिंग बनाएं, ये प्रॉपर्टी को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी या इलास्टिक प्रॉपर्टी, जो कि बिलोंग करता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। उसी प्रकार कोई चीज को अगर हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं और वो खींच ही नहीं रहा है, खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो खींच ही नहीं रहा है, दैट मीन्स जो गुण खिंचाव को विरोध किया वो भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसको हम टेनासिटी बोलते हैं। तो देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिस प्रॉपर्टीज को हम जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हम किसी भी धातु को कोई भी उपकरण बनाने में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मुद्दा ये है, मेरा पॉइंट ये है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को एक टेक्नीशियन के तौर पे मुझे जानने के लिए और पहचानने की बहुत ही निहायत आवश्यकता है। तो इसीलिए चलिए मेरे साथ एक एक करके सभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम पहचानते हैं और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ 8 पॉइंट लिख दिया हूँ आपके लिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, किसी धातु की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को लिख दिया हूँ। ये क्यों लिखा हूँ, टाइम तो सेविंग होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ यही 8 पॉइंट को आप एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यही 8 पॉइंट आपको मिलेंगे। मतलब इस एग्जाम में अगर डक्टिलिटी आया, अगले एग्जाम में आपको मैलेबिलिटी आएगा, अगले एग्जाम में आपको ब्रिटलनेस के ऊपर पूछ लेता है, कहीं पे टेनासिटी के बारे में पूछ लेता है, तो कहीं स्टीफनेस के बारे में पूछ लेता है। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इवन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी भी। तो याद रखिएगा, ये 8 पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपके लिए मेटल चैप्टर यहीं पे बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, पहला पॉइंट हम यहां पे चलते हैं कि डक्टिलिटी क्या है। जैसे कि मैं बताया, डक्टिलिटी को हिंदी में तन्यता बोला जाता है। प्रत्येक तन्यता की गुण हर कोई मटेरियल में नहीं प्राप्त होती है। जो मटेरियल कठोर है वहां पे तो तन्यता रहेगा नहीं।
लेकिन जो मटेरियल सॉफ्ट है, हर सॉफ्ट मटेरियल में तन्यता का गुण रहेगा, यह भी बिल्कुल सही नहीं है। प्रत्येक सॉफ्ट मटेरियल मैलेबल हो सकता है, नरम हो सकता है, लेकिन तन्य होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लेड, जिसको हम हिंदी में सीसा बोलते हैं। सीसा या लेड एक सॉफ्ट मेटल में गिना जाता है। इस लेड में हम मैलेबिलिटी का गुण प्राप्त होते हैं, सॉफ्ट मेटल, इसीलिए उसको कहा जाता है। लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि सीसा को मैं गर्म करके उसमें से तार प्राप्त करूं तो वो संभव नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक सॉफ्ट मेटल मैलेबल तो होता है लेकिन डक्टिलिटी नहीं प्राप्त होती है, उसमें डक्टिलिटी का गुण नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ ही सॉफ्ट मेटल, मात्र कुछ चुनिंदा सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनमें डक्टिलिटी या तन्यता का गुण प्राप्त होती है दुनिया में। और एक बार अच्छे से सुन लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा तन्य गुण प्राप्त होने वाला धातु कौन होते हैं? सोना या चांदी। देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज। इसी प्रकार ये सीक्वेंस वाइज में डक्टिलिटी का गुण ये रिटेन करते हैं। दैट मीन्स अगर सबसे ज्यादा तन्य कोई है तो वो सोना है, चांदी है। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में ये चार, सपोज ये चार ऑप्शन में आ गए, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो याद रखिएगा ये सिल्वर होगा आंसर, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर लगभग बहुत ही ज्यादा तन्य होते हैं। लेकिन गोल्ड और सिल्वर आता है तो सिल्वर को ऑप्शन में लेना है, तभी जाके हमें एक मार्क हमें मिल पाएगा या प्राप्त कर पाएंगे। अगर गोल्ड को लेते हैं तो यहां गलत हो जाता है। तो इसलिए सोना चांदी लगभग बराबर होते हैं तन्यता के गुण के मामले में, इवन मैलेबिलिटी के गुण के मामले में भी और कंडक्टिविटी मामले में भी। लेकिन हर किसी में आपको याद रखिएगा सिल्वर मानना होगा, सिल्वर सिल्वर सिल्वर। याद रखिएगा, चाहे डक्टिलिटी पूछे, चाहे मैलेबिलिटी पूछे, या चाहे कंडक्टिविटी या सुचालकता का गुण पूछे, दुनिया में सबसे ज्यादा सुचालकता गुण सिल्वर में मिलता है, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी का गुण भी सिल्वर में मिलता है, सबसे ज्यादा मैलेबिलिटी के गुण भी सिल्वर में मिलता है। तो सिल्वर को याद रखिएगा अच्छे से। अब डक्टिलिटी गुण होता क्या है मैं बता दिया, जिस गुण के वजह से किसी को पिघला के हम तार का रूप दे सकते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स। ये इंग्लिश में एक शब्द लिखा रहता है, एक सेंटेंस लिखा रहता है कि ये ड्रॉन इनटू वायर्स, हम किसी भी धातु को अगर पिघला के तार का रूप दे दिए, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी के ऊपर। देखिए मैलेबिलिटी का मतलब होता है नमनीयता या आघातवर्धनीयता। देखिए क्या होता है, अगर हम किसी धातु को अगर पीट पीट के चादर का रूप दे सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे क्या? मैलेबिलिटी। इस गुण के वजह से हम किसी भी धातु को पीट पीट के चादर का रूप दे देते हैं। और तो ये लगभग सभी सॉफ्ट मेटल में प्राप्त होते हैं। कहां पे प्राप्त होती है? सभी प्रकार के सॉफ्ट मेटल। जो सॉफ्ट हुआ वो मैलेबल होगा तय है, जो सॉफ्ट होगा वो मैलेबल होगा तय है, लेकिन जो सॉफ्ट होगा वो डक्टाइल होगा, गलत हो जाएगा। तो सॉफ्ट मेटल मैलेबल होता है, लेकिन डक्टाइल कुछ चुनिंदा सॉफ्ट मेटल में प्राप्त होती है। अब मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, आपको मैं एक अलग से वीडियो में एक ग्राफिक के तौर पे मैं आपको वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा। चलिए उसके बाद देखते हैं टेनासिटी क्या है। ये आज के एग्जाम में काफी ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको तीसरे नंबर पॉइंट पे रखा हूं, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। टेनासिटी और लास्ट में एक स्टिफनेस, ये दोनों आजकल हर एग्जाम में आपको मिल जा रहे हैं, क्योंकि ये टेनासिटी और स्टिफनेस ये दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश टीचर भी इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि टेनासिटी क्या होता है और स्टिफनेस क्या होता है, लेकिन दोनों को एक लाइन में बोल देते हैं कि टेनासिटी या स्टिफनेस ऐसा गुण होता है जो कि धातु के खिंचाव विरोधी गुण को रोकता है या खिंचाव विरोधी गुण होता है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि टेनासिटी और स्टिफनेस दोनों अलग अलग हैं। मैं बढ़िया से समझा रहा हूं, आप याद रखिए। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको फिर से एक ग्राफिक्स के तौर पे एक वीडियो बना के आपके लिए अलग से प्रस्तुत कर सकता हूं। तो टेनासिटी क्या होता है, याद रखिएगा। टेनासिटी मतलब वो गुण जो कि खिंचाव को विरोध करता है। क्या? टेनासिटी वो गुण जो कि खिंचाव को विरोध करता है। ये
ये प्रॉपर्टी जो होता है जिसके वजह से धातु खिंच नहीं पाता, खिंचना मतलब स्ट्रेचिंग होना, इसीलिए उसको टेनासिटी का गुण कहा जाता है। टेनासिटी, और एक बार टेनासिटी, खिंचाव को विरोधी गुण को टेनासिटी कहा जाता है। और अगर स्टिफनेस की बात किया जाए, 8 नंबर डायरेक्ट में 8 नंबर पे चला आया 3 नंबर से, स्टिफनेस की बात किया जाए, याद रखिएगा स्टिफनेस मतलब कड़कपन। ये स्टिफ है इसलिए वो बेंडिंग नहीं होगा, मतलब ये टफनेस का ऑपोजिट वाला गुण है। और टेनासिटी किसका ऑपोजिट वाला? इलास्टिक का ऑपोजिट वाला गुण है। तो ये बेंडिंग नहीं होगा मतलब क्या हुआ? ये कड़कपन है इसलिए चिमड़ होता तो ये मुड़ जाता, लेकिन ये स्टिफ है इसलिए बेंड नहीं होगा। अगर बेंड नहीं होगा तो हुआ स्टिफनेस, अगर बेंड हो गया तो टफनेस। याद रहे, टेनासिटी ये खिंच नहीं पाएगा, खिंचाव को विरोध किया इसलिए टेनासिटी हुआ, अगर खिंच गया दैट इज इलास्टिसिटी हुआ। फिर वापस आ गया मतलब इलास्टिसिटी हुआ, अगर वापस नहीं आया तो प्लास्टिसिटी हुआ। तो इसी प्रकार सब रिलेटेड लिंक्ड है, सब लिंक्ड है एक दूसरे से। और एक बार समझाता हूं, टेनासिटी मतलब हुआ कि इलास्टिसिटी को या स्ट्रेचिंग को, क्या यहां पे लिखिए स्ट्रेचिंग को जो रेजिस्ट करता है, स्ट्रेचिंग रेजिस्ट प्रॉपर्टी को हम टेनासिटी कहते हैं, धातु के खिंचाव विरोधी गुण। सीधी बात। अब आता है चिमड़ता। चिमड़ता क्या है? सीधी बात है, किसी भी धातु में अगर चिमड़ता नहीं रहेगा तो वो क्या होगा? मुड़ेगा नहीं और सीधा टूट जाएगा। चिमड़ता वो धातु का इस प्रकार की गुण है जिस गुण की वजह से उसको मोड़ने और मरोड़ने में हमें मदद मिलता है। कोई धातु को, सपोज रेल की पटरी है, रेल की पटरी को हमें थोड़ा बेंड करेंगे, अगर ये धातु में बेंडनेस नहीं होगा तो वो तो टूट जाएगा। इसी टूटने के गुण को हमें क्या करना है? थोड़ा सा कम करने के लिए हम टफनेस या चिमड़ता लाते हैं। जस्ट लाइक और एक उदाहरण दे रहा हूं, हम टेम्परिंग करते हैं ना, एक हीट ट्रीटमेंट में एक टेम्परिंग विधि है। ये टेम्परिंग क्यों करते हैं? तो याद रखिए, टेम्परिंग की जाती है हार्डनेस को कम करके चिमड़ता लाने के लिए। और एक बार हार्डनेस को कम करके चिमड़ता लाने के लिए, पहले कम किया जाएगा हार्डनेस, ये उद्देश्य है, उसके बाद चिमड़ता ऑटोमेटिक आएगा, ये सेकंड उसका उद्देश्य है। तो एग्जाम में दोनों ऑप्शन में आता है, टेम्परिंग किया जाता है हार्डनेस को कम करने, चिमड़ता लाने, तो आंसर होगा क्या? हार्डनेस को पहले कम करने, ये ऑप्शन ए आंसर होगा, याद रखिएगा। तो यही जो हार्डनिंग के बाद किया जाता है टेम्परिंग, हार्डनिंग किया जाता है कठोरता लाने, टेम्परिंग किया जाता है चिमड़ता लाने, दैट इज टफनेस। किसी भी कटिंग टूल को बनाने के लिए हमें हार्डनेस तो चाहिए, उसके साथ साथ टफनेस चाहिए, क्योंकि हार्ड होगा तो भंगुर हो जाएगा। वो भंगुरता के बारे में हम ब्रिटलनेस में पढ़ेंगे आगे जाके, ब्रिटलनेस में कहीं लिखा होगा ब्रिटलनेस, तो ये ब्रिटलनेस है इसके बाद, लेकिन वो ब्रिटलनेस को रोकने के लिए हमें चिमड़ता लाना पड़ता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच वी कैन ट्विस्टिंग और बेंडिंग ए मेटल, दैट इज कॉल्ड टफनेस। उसके बाद है ब्रिटलनेस, भंगुरता। याद रखिए, मैं पार्ट 1 में भी थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बताया था कि भंगुरता धातु का वो गुण होता है जिसके वजह से हम उसको टुकड़ों में परिवर्तन कर पाते हैं। मतलब धातु का ये गुण की वजह से हम उसको ग्राइंडिंग करके हो, या फिर रोलिंग करके हो, या फिर उसको चिपिंग करके हो, उसको टुकड़ों में परिवर्तन कर पाते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? भट्टी में डाल के छोटे छोटे टुकड़े में। कोई बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर को अगर हम पत्थर में एक मूर्ति बनाने चाहेंगे और पत्थर में अगर उसमें भंगुरता नहीं होगा तो वो पत्थर तो वैसे के वैसे रहेगा ना, मूर्ति बनेगा कैसे? उसी प्रकार धातु एक बहुत बड़ा धातु है, उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बनाने में असमर्थ रहेंगे तो दूसरा धातु में कैसे परिवर्तन हो पाएगा, दूसरा मटेरियल उसमें कैसे बन पाएगा? इसीलिए ये भंगुरता का गुण भी बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक आदमी जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, आदमी में भी एक स्वभाव है। हम लोग बोलते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट बोलता है, सर मैं तो बार बार भूल जाता हूं, पता नहीं क्या है आजकल मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है। अरे याद भूलना भी बहुत बड़ी एक भगवान का वरदान है। मैं हमेशा हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बोलता हूं, तुम लोग अगर भूल रहे हो तो अच्छी बात है कि तुम लोग भूल जा रहे हो, नहीं तो ऐसे सब हमारे जिंदगी में ऐसे ऐसे कई दौर आएंगे जो चीज को तुम चाहोगे कि हे भगवान मैं कैसे इनको भूल जाऊं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं? भूलना भी बहुत जरूरी है। कल मैं अगर कहीं धोखा खा गया, कहीं अगर मैं कोई मेरे को फ्रॉड कर लिया, वो चीज को अगर मैं भूल नहीं पाया तो मैं तो पागल बन जाऊंगा। तो भूलना भी बहुत बड़ी एक वरदान है, आशीर्वाद है। तो भूलना, उसी प्रकार टूटना, कोई चीज अगर टूट रहा है तो ये भी एक अच्छाई के लिए है। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ब्रिटलनेस कोई जिस गुण के वजह से हम किसी धातु को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन कर पाते हैं उसी को हम भंगुरता, या इसी गुण की वजह से कोई धातु भंगुर या छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन कर पाते हैं। ये ज्यादातर कठोर धातु में प्राप्त होते हैं जिसमें जितना हार्डनेस वो उतना भंगुर हो जाता है या जल्दी टूट जाता है। इलास्टिसिटी, धातु की इलास्टिसिटी क्या है?
इलास्टिसिटी में बताया था कि इसमें एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है धातु का। जब धातु के ऊपर हम बल प्रयोग करते हैं वो खिंच जाता है, जब छोड़ देते हैं तो फिर मूल अवस्था को पकड़ लेता है। ये होता है इलास्टिसिटी। ये इलास्टिक प्रॉपर्टी के वजह से हम स्प्रिंग, सपोज हम पेन में इस्तेमाल करते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक पेन है, ये पेन को मैं जब चाहूँ ऑन जब चाहूँ ऑफ करूँ, तो ये जो ऐसे ऑन ऑफ हो रहा है, ये किस गुण के वजह से हो रहा है? इसके अंदर एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जो है ये ऑन ऑफ का कार्य करता है। ये स्प्रिंग ये ऐसे कंप्रेस और ये कंप्रेस हो जा रहा है और एक्सपांड हो रहा है। ये जो स्प्रिंग की कंप्रेसिव गुण है, ये जो दब जा रहा है, इस गुण को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंगिंगनेस गुण बोलते हैं। और ये स्प्रिंगिंगनेस गुण इसीलिए होता है क्योंकि इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड टफनेस प्रॉपर्टी है। अगर ये इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं रहता तो ये तो चला जाता, एक्सपांड हो जाता, लेकिन श्रिंक नहीं होता, कंप्रेस नहीं हो पाता। तो स्प्रिंग बनने के लिए दो गुण जरूरी है। एक है क्या? एक है इलास्टिसिटी और दूसरा है टफनेस। याद रखिएगा। अब चलते हैं हम इलास्टिसिटी, मतलब खींच दिए तो खींच जाएगा, छोड़ देंगे तो मूल अवस्था को पकड़ लेता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। एग्जाम में यही आता है कि स्प्रिंग बनाने के लिए कौन से गुण जरूरी है, इलास्टिसिटी एंड टफनेस। उसके बाद आते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी में ज्यादा अंतर नहीं है। एक चीज के ऊपर हम बल प्रयोग किए, वो खिंच गया, छोड़ दिए तो मूल अवस्था में नहीं आ पाया। मतलब इलास्टिसिटी एक हद तक होता है, छोड़ देंगे तो वो वापस आ जाता है। लेकिन कोई वस्तु को अगर हम खींच दिए, वो चला गया और वापस नहीं आ पाया, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हेवी व्हीकल फैक्ट्री ऑर्डिनेंस में आया था कि धातु के किस गुण के वजह से हम उसको बर्तन बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये है उसका कौन सा गुण? प्लास्टिसिटी। कॉइन के ऊपर हम प्रेस करते हैं। आज 1 रुपए का कॉइन है, उसमें 1 लिखा गया है। 5 रुपए का कॉइन है, 5 लिखा गया है। जब हम उसको मिंटिंग प्रेस में या प्रेस करते समय, जानते हो, आपको मैं बताया था, शायद ऑफलाइन क्लास में मैं बताया था कि पेंटोग्राफी एक मिलिंग मशीन होता है। पेंटोग्राफी मिलिंग मशीन के द्वारा हम एनग्रेविंग का काम करते हैं। जो कॉइन के ऊपर लिखा रहता है 5 रुपीज या भारत सरकार या अशोक स्तंभ का एक फिगर रहता है, उसमें ये सब पेंटोग्राफी मिलिंग मशीन के द्वारा होता है। आजकल तो बहुत सारा हाईटेक मिलिंग मशीन आ गया है, सीएनसी मिलिंग मशीन आ गया है, प्रेसिंग मशीन आ गया है। हम प्रेस कर दिए कॉइन के ऊपर, एम्ब्लेम या हमारे जो शेर का चिन्ह बन गया। आपको क्या वो शेर कल हाथी बन के निकलता है क्या? आपको दिखने को मिलता है आज शेर है, कल हाथी बन जाता है क्या? उसका सूंड निकल आता है क्या? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि वो फैलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक हद तक उसको प्रेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ पाता। यही तो धातु की प्रॉपर्टी है, जिसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। एनग्रेविंग का काम इसी प्लास्टिसिटी गुण के वजह से होता है। याद रखिए, एनग्रेविंग का काम, खुदाई का काम जो होता है, किसी धातु में प्रेस कर देने पर वो वापस फिर से नहीं आ पाता है, क्योंकि उसमें प्लास्टिसिटी है। याद रखिए इस चीज को। उसके बाद में बताया स्टिफनेस के बारे में, ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और इसके बाद एक बार फिर अगर आप चाहते हैं तो बता दे रहा हूं, स्टिफनेस दैट मींस कड़कपन, किसी टफनेस का ऑपोजिट होता है। किसी चीज को मैं बेंड कर दिया दैट इज टफनेस, किसी चीज को मैं बेंड नहीं कर पा रहा हूं, क्यों हूं? क्योंकि वो टफ, उसमें स्टिफनेस है। लेकिन यहां पे याद रखिए, आज के हर एग्जाम में लगभग यही क्वेश्चन आता है, सीधा सा हिंदी में और इंग्लिश पार्ट में भी। एक चीज को याद रखिए, इलास्टिसिटी को डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच रेजिस्ट द इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज नोन आज स्टिफनेस। अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने नहीं देता है पूछा, तो उसको आप लगाएंगे क्या? स्टिफनेस, स्टिफनेस, स्टिफनेस। याद रखिए। अब चलते हैं हमारे ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, ये 8 चीजों को मैं समझा दिया। अब चलते हैं हम किसमें? हम थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के तरफ ले चलता हूं। इससे पहले मैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बताया, उसको थोड़ा सा आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, एक एक करके नोट्स लिख लीजिएगा। अगर आपको असुविधा होगा तो चलिए देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके सामने ये पहले लिख दिया हूं ताकि थोड़ा टाइम हमारा कंज्यूम हो सके। यहां पे देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज, धातु का केमिकल प्रॉपर्टीज हमें सीधे तौर पे आता है कि किसी भी धातु में अगर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो कौन से प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है? तो रस्ट या जंग लगना ये धातु की केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। ये हमें सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ये बच्चों का खेल है, आपको सभी को पता होगा। लेकिन याद रखिएगा, इस केमिकल प्रॉपर्टीज इतना इंपॉर्टेंट है जिसके वजह से आज हम जीवित हैं। अगर आज जिंदा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज के वजह से, वो भी धातु की और अधातु की केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आज हम जिंदा हैं। जस्ट लाइक जल जो बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है?
हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O के वजह से, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो H2O बनता है, उस हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन ऑक्साइड की वजह से जल की मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है, जिसको हम पी के आज जिंदा है। अगर रासायनिक प्रतिक्रिया नाम का कोई चीज नहीं होता तो आज हम जीवित नहीं होते। और एक बार बता रहा हूं, अभी गर्मी का सीजन आ गया है, आप कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक ढक ढक करके पी जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक बनता किससे। कोल्ड ड्रिंक एक एसिड से बनता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2, जो कि एक मैं बताया था फर्स्ट पार्ट में, जो कि एक अधातु में आता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कार्बनिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, जो कि एक एसिड होता है, जो कि अम्ल होता है, एक अम्ल होता है। तो ये जो चाहे कोका कोला हो या थम्स अप हो, ये कोई भी सोडा हो, वो सब इस कार्बनिक ऑक्साइड से ही बनता है। आपको पता है बहुत सारे वेपन्स में हम सल्फर ऑक्साइड भी प्राप्त होते हैं गंधक के तौर पे, या बारूद में, बारूद फैक्ट्रियों में सल्फर ऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसी से हमारे वेपन्स बनाया जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके वजह से हम अपने आप को सुरक्षा भी देते हैं और दूसरे को निपटा भी देते हैं। लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी अधातु में होते हैं, ये सब अम्लीय होते हैं, एसिडिक एसिड में जाते हैं, और जितने भी मेटल में होते हैं वो सब बेसिक में जाते हैं। आपको ये चीज में क्या है, ये केमिस्ट्री का थोड़ा चला जाता है चैप्टर, तो उतना मैं आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो होता है, जो कि आपको बताया था पार्ट 1 में कि नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या सल्फर हो या आपका फास्फोरस हो, वो सब हमारे नॉन मेटल में जाते हैं, अधातु में जाते हैं। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इतना जबरदस्त चीज है जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ये काफी महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम नाइट्रिक एसिड के रूप में बोलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मतलब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का रूप ले लेता है। किसी भी चीज को अगर हमें कोई चीज फैल गया है, कोई चीज गर्म होकर फैल गया है, अगर उसको श्रिंकेज करके डालना है, आप पढ़े होंगे लिमिट एंड फीड सिस्टम में श्रिंकेज फीड एक पढ़े होंगे, जो कि इंटरफेरेंस फीड के अंतर्गत आता है। ये श्रिंक का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार उसको छोटा कर देंगे श्रिंक करके, और उसको अगर बिठा दिए और वो धीरे धीरे फैल जाएगा। याद रखिए, अगर श्रिंकेज फीड में अगर कंप्रेस करके आप कोई सांप को अगर पूरा कंप्रेस कर देंगे और बड़े होल में बिठा देंगे तो अपने मूल अवस्था में जब आ जाएगा तो फिट हो जाएगा। या श्रिंकेज फीड में हम ऐसे पढ़े होंगे कि किसी भी प्रकार के बैलगाड़ी की पहिया को बिठाने के लिए वो रिंग को पहले गर्म कर देते हैं, वो फैल जाता है, लकड़ी के ऊपर बिठा देते हैं, जैसे जैसे ठंडा होता है वो तो पकड़ लेता है। ये गर्म करके और ये ठंडा करके अंतर सिर्फ इतना है। अगर गर्म करते हैं, भट्टी में गर्म करके फैला के फिर उसको लकड़ी के वो पहिया के ऊपर बिठा देते हैं, उसी प्रकार अगर ठंडा करके बिठाना होता है तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। अब मेटल की तरफ चलते हैं। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य है कि केमिकल रिएक्शन बोथ मेटल एंड नॉन मेटल में होता है। तो मेटल में होता है तो देखिए मैं बताया हूं कि पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इवन तुम्हारे आपके मतलब कई सारे ऐसे जो कि आपको आयरन ऑक्साइड भी मिल जाएंगे। बहुत सारे धातु के भी रिएक्शन प्रतिक्रिया की वजह से हमें क्या होता है, हमें ऑक्साइड प्राप्त होती है। ये ऑक्साइड चाहे धातु में हो या अधातु में हो, ये रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से या धातु के केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। तो ये सब जो चीज मैं बताया, ये धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से या अधातु के केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। ये दो प्रकार होता है मुख्यतः, बेसिक जो कि बेसिक होता है कौन सा, धातु के साइड, और एसिडिक या अम्लीय होता है अधातु के साइड। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा क्या होती है धातु में, लौह और अलौह धातु हम किसको बोलते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये फ्रेंड्स। क्या होता है, लौह धातु उसी धातु को बोलते हैं जिसकी मेन कंटेंट, मुख्य तत्व जिसमें लौह रहता है, मतलब आयरन जिसका मुख्य कंटेंट होता है वो होता है लौह धातु। जिसमें आयरन नहीं रहता है वो अलौह हो गया। लौह धातु हम किसको किसको बोल सकते हैं, हम पिग आयरन या आयरन लगा हुआ है वो लौह हो गया। स्टील लगा हुआ है वो भी लौह हो गया। मतलब ये लौह धातु, जो धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित हो गया उसमें आयरन कंटेंट होगा। जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं हुआ, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कई सारे अलौह धातु और लौह धातु की बात बोल रहा हूं, केवल धातु की बात हो रही है, अधातु की बात यहां हो नहीं रही है। तो लौह धातु उसी को बोलते हैं जिसमें लोहा का कंटेंट होता है, अलौह धातु उसी को बोलते हैं जिसमें लोह का कंटेंट नहीं होता या आयरन कंटेंट नहीं होता। अच्छा, लौह धातुओं की और अलौह धातुओं की मेन जो डिफरेंस होता है क्या होता है, वो धातु सीधे तौर पे खान से पत्थर या अयस्क के रूप में प्राप्त होती है। अलौह धातु भी पत्थर के तरह हमें प्राप्त होती है।
जस्ट लाइक उदाहरण के तौर पे आयरन को हम प्राप्त करते हैं आपको पता होगा मैग्नेटाइट से, हेमाटाइट से, लिमोनाइट से, सिडेराइट से, पाइराइट से, क्लेस्टोन से, ऐसे कई तरह का है। उसी प्रकार अगर मैं चांदी की बात करता हूं तो चांदी भी हमें कहां से प्राप्त होती है, आपको पता होगा सिल्वर क्लोराइड से, सिल्वर ब्रोमाइड से, सिल्वर लोडाइड से भी प्राप्त होती है। लेकिन कई सारी किताब में ऐसे लिखा गया है कि सोना और चांदी मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है, वो पत्थर के रूप में प्राप्त नहीं होती है, गलत है। सोना भी प्राप्त होती है, कैल्वेराइट, सेल्वेराइट सोना का ही अयस्क है। तो प्रत्येक चीज खाद के साथ प्राप्त होती है, एकदम से प्योर बिस्किट के रूप में प्राप्त नहीं होता है। जहां लिखा हुआ है उसको आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। तो याद रखिए लोहा भी पत्थर के रूप में प्राप्त होती है, अशुद्धि के रूप में प्राप्त होती है, अलौह भी अशुद्धि के रूप में प्राप्त होती है। कॉपर की बात करूं तो कॉपर पायरेट्स, कॉपर मैलेसाइट में हम पत्थर के रूप में फिर उसको छान के हम प्यूरिफाई करके कॉपर प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कोई भी धातु नहीं, कोई भी अधातु मतलब लोह धातु नहीं या अलौह धातु नहीं जिसको हम पत्थर के रूप में या प्योर फॉर्म में प्राप्त करते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो उसी प्रकार मैं बोलता हूं कि जो लौह धातु है वो भी पत्थर के रूप में, अलौह धातु वो भी पत्थर के रूप में प्राप्त होते हैं। जो लौह धातु है उसके दो कलर में प्राप्त होते हैं, एक होता है ब्लैक और एक होता है ग्रे। लेकिन जो अलौह धातु होते हैं वो कई रंग में प्राप्त होते हैं। आपको पता होगा कॉपर का रंग लाल है, ब्रास का रंग पीला है, चांदी का रंग सफेद। इस प्रकार ब्रास भी पीला है लेकिन सोना से थोड़ा कम, सोना का शाइनिंग येलो है, उसका थोड़ा डल येलो है। तो ये कई रंग में प्राप्त होते हैं। और हमारा क्या, जो हमारा लोहा है वो दो कलर में प्राप्त होते हैं, ब्लैक और ग्रे। जो लोह धातु होते हैं उसको मैग्नेट के द्वारा आकर्षित होते हैं, जो अलौह धातु होते हैं वो मैग्नेट के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। जो लोह धातु होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जो अलौह धातु होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। जैसे कि आपको कल मैं बताया था सभी चीज की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ टीन 232 डिग्री है, अगर मैं लो कार्बन स्टील की बात करूँ तो 1510, मैं रॉट आयरन की बात करूँ 1590। तो ये इनका, और लेड की बात करूं 327 डिग्री। तो इसी प्रकार अगर कॉपर की बात करूं 1083 डिग्री। तो ये इनसे कम, और लोहा का जो होता है या लोह धातु जो होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट उच्च होती है। तो इसी प्रकार कुछ मुख्य जो पॉइंट्स होते हैं जो लोह और अलौह को अलग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आज रुक रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट एक वीडियो बनाएंगे हम। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, फर्नेस के तरफ चलेंगे और कैटेगरी ऑफ स्टील एंड स्टील टाइप्स पढ़ेंगे। याद रखिएगा नेक्स्ट पार्ट में जो आएंगे हम वीडियो लेके वो काफी महत्वपूर्ण है, लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि स्टील कितने प्रकार के हैं, स्टील के कैटेगरी क्या है, किस प्रकार के भट्टी का प्रयोग करके कैसे कैसे उनका जो मतलब उत्पादन की प्रक्रिया है। ब्लास्ट फर्नेस का नाम सुने होंगे, ब्लास्ट फर्नेस में किस प्रकार हम स्टील को या आयरन को उत्पादन करते हैं, किस भट्टी से हम स्टील को प्राप्त करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं नॉलेज दूंगा। उसके बाद हम टाइप ऑफ स्टील पढ़ेंगे और स्टील की कैटेगरी भी पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे हम नॉन मेटल के तरफ या फिर हम चलेंगे जो अलौह धातु होते हैं जस्ट लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, इनके तरफ भी चलेंगे। तो थर्ड पार्ट आपके लिए मैं जल्दी से वीडियो लेके आऊंगा। तो ये वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप बिल्कुल हमारे सपोर्ट में एक कमेंट बस लिख दीजिएगा ताकि हमें काफी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता रहे, आपके लिए हमें अच्छा वीडियो बनाने के, और हमें शक्ति मिलता रहे और उत्साह भी मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।